Good morning, students. Today we will start with chapter 5, that is Euclid's geometry. ज्योमेट्री वर्ड, ये चैप्टर थ्योरेटिकल है ज़्यादा, और इस चैप्टर में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे ज्योमेट्री आपका दो वर्ड्स है, जियो और मेट्री। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री का जो डेवलपमेंट है वो लैंड, अर्थ को मेजरमेंट करने की प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ था। एंशियंट टाइम्स में ज्योमेट्री को लैंड मेजर करने की प्रॉब्लम से रिलेट करके एरिया वगैरह के लिए ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता था, और धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। और एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स, 325 BC टू 265 BC। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। यूक्लिड वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। अराउंड 325 BC बिफोर क्रिश्चियन ईरा, ये इस टाइम के मैथमेटिशियन थे यूक्लिड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्योमेट्री पर बहुत काम किया। आज जो हम प्लेन ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो इन्हीं की दी हुई है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। आज हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ने क्या किया, ज्योमेट्री पे जितना भी काम किया इन्होंने, उस सब वर्क को एक बुक में पब्लिश किया। और उस बुक का क्या नाम है, उस बुक का नाम है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री के नाम से उन्होंने एक बुक पब्लिश की, जिसके कितने पार्ट्स हैं, 13 पार्ट्स हुए। तो एलिमेंट्स के नाम से इनका जो कंप्लीट वर्क है ज्योमेट्री के ऊपर, वो एलिमेंट्स के नाम से इन्होंने पब्लिश हुआ इनका वो वर्क। और फिर उसके 13 पार्ट्स बने एलिमेंट्स के, ईच सेपरेट बुक में कन्वर्ट हो गए वो। इतना ही इन्होंने वर्क किया था। तो अब इन्होंने हमें क्या दिया, ज्योमेट्री के फैक्ट्स, आइडियाज और ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड मैंने बताया आपको फादर ऑफ ज्योमेट्री, इस टाइम के मैथमेटिशियन, इन्होंने ज्योमेट्री पर वर्क किया, बुक 13 पार्ट्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ज्योमेट्री में यूक्लिड ने अपनी बुक में कुछ डेफिनेशंस दी। जैसे फर्स्ट इन्होंने कहा कि पॉइंट के बारे में, कि पॉइंट क्या होता है मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में पर्टिकुलरली पॉइंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इन्होंने अपनी बुक में लिखी डेफिनेशन, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। इसी तरह से इन्होंने लाइन को डिफाइन किया, अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। इसी तरह से इन्होंने सरफेस को डिफाइन किया, अ सरफेस इज वन विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। और इस तरह से इन्होंने कुछ और डेफिनेशंस भी दी। बट मॉडर्न मैथमेटिशियंस ने इनकी इस डेफिनेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया, और इन टर्म्स को बाद में क्या डिफाइन किया, अनडिफाइंड टर्म्स के नाम से बोल दिया। कौन कौन सी टर्म्स हैं, पॉइंट, लाइन, सरफेस, दीज आर, ये डिफाइन किए थे यूक्लिड ने। बट मॉडर्न मैथमेटिक्स में हम आज की डेट में इन टर्म्स को क्या लेते हैं, अनडिफाइंड टर्म्स। तो विच टर्म्स आर अनडिफाइंड, पॉइंट, लाइन एंड सरफेस। अब मैं आपको बता रहा हूं ये अनडिफाइंड क्यों लिया हमने। डिफाइन तो किया था यूक्लिड ने, बट फिर भी हमने इसको अनडिफाइंड इसलिए लिया अगर हम फर्स्ट को देखें कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट।
तो अब हम यहां पर हमें इसका मतलब बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट। अब पार्ट को अगर हम डिफाइन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अ पार्ट इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज एन एरिया। पार्ट क्या होता है कि जो कुछ एरिया, कुछ स्पेस ले। अब हमें उस स्पेस या एरिया को फिर डिफाइन करना पड़ेगा, और फिर अगर हम उस एरिया को डिफाइन करते हैं तो अगेन वी हैव सम अदर टर्म जिसको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, एक चीज को डिफाइन करने के लिए अगेन एक और चीज आ जाएगी जो हमें नहीं पता या जिसको फिर से डिफाइन करना होगा, और इस तरह से डेफिनेशंस की एक लॉन्ग चेन बनेगी और अल्टीमेटली हम इसी के ऊपर वापस आ जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि ये सिचुएशंस जो इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं ये एक्चुअल में डिफाइन नहीं है, दीज आर अनडिफाइंड टर्म्स। स्टिल वी हैव इंट्यूटिव आइडिया अबाउट दिस। हमें पता है कि पॉइंट क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अ जीरो डायमेंशन क्वांटिटी। जैसे फिजिक्स में आपका पार्टिकल है, मैथमेटिक्स में पॉइंट है, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस कुछ नहीं है। अब कोई ये बच्चा कहे कि सर ये भी तो पॉइंट है, इसकी तो थिकनेस है या इसका तो कुछ एरिया होगा। नो, इसको पॉइंट मैथ में नहीं लेंगे, पॉइंट उसको लेंगे विच हैज नो डायमेंशन। दैट मीन्स उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस कुछ नहीं है। तो दैट इज द पॉइंट। इतना सफिशिएंट है कि हमें समझ में आ गया कि पॉइंट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन की हमें नीड नहीं है, तो हमने उनको अनडिफाइंड टर्म कह दिया क्योंकि ये डेफिनेशंस भी करेक्ट नहीं है। इसी तरह से लाइन क्या होती है, एक्चुअल में लाइन कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स को ले लें, अब देखो जैसे अगर पॉइंट है तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स, अगर एक लाइन है तो इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होगी। सब जितने भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं। तो बेसिकली लाइन क्या है, ये वन डायमेंशनल आइडिया है। लाइन इज अ वन डी आई डी, वन डायमेंशनल आइडिया। लाइन में लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती या हाइट नहीं होती, एक ही डायमेंशन होता है इसके अंदर। अब ज्योमेट्री स्टार्ट होती है एक पॉइंट से, एक पार्टिकल से, डॉट एक्सटेंड की जा सकती है लाइन पर, फिर उसको एक्सटेंड करते हैं। अब बहुत सारी लाइंस, पॉइंट के इनफाइनाइट पॉइंट्स लिए हमने तो लाइन बन गई, और इनफाइनाइट लाइंस बनाएंगे लेंगे तो सरफेस बन जाएगा। सरफेस कैसे, ये जो लाइंस है ये बाउंड्री है सरफेस की, तो ये पूरा सरफेस है। तो दिस इज अ टू डायमेंशनल सरफेस। कैसा आइडिया है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज अ सरफेस, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट लाइंस, लेंथ है और ब्रेड्थ है इसके अंदर। अब हम ज्योमेट्री स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, एक्सटेंड टू अ लाइन, एंड देन एक्सटेंड टू अ सरफेस, एंड देन फॉरवर्ड टू सम थ्री डायमेंशनल शेप, सॉलिड। तो सरफेस को एक्सटेंड करके सॉलिड बनाया जा सकता है। सॉलिड क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसका साइज होता है, जिसकी पोजीशन हो सकती है, होती है, और जिसको मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो जैसे क्यूबॉइड, सिलेंडर, जिसे आप पढ़ रखे हो आपने। तो जैसे ये मैंने बना दिया एक सॉलिड, अब इसके अंदर सरफेसेस भी हैं, तो जितने हम डायमेंशन बड़ा होता जाएगा वो पहले वाले डायमेंशंस को कंटेन करेगा। जैसे सॉलिड सरफेस रखता है, 6 सरफेस है सॉलिड की। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्यूब की या क्यूबॉइड की, तो इसके 6 सरफेस हैं, इसकी एजेस हैं, बाउंड्रीज हैं, मतलब इसके अंदर सरफेस भी है, इसके अंदर लाइंस भी हैं, इसके अंदर पॉइंट्स भी हैं, कॉर्नर, एजेस भी हैं और कॉर्नर भी हैं, वर्टिसेस भी हैं। तो क्यूब के अंदर पॉइंट भी होते हैं, लाइंस भी होती हैं, सरफेस भी है, स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया ये, जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होते हैं। तो ये कुछ आपको स्टडी करना है इस चैप्टर में। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या किया यूक्लिड ने, एक्सियम दिए ज्योमेट्री से रिलेटेड। अब एक्सियम क्या होते हैं, तो यूक्लिड ने कुछ टर्म्स डिफाइन की थी, उसके बाद उसने कुछ प्रॉपर्टीज को एज्यूम किया था, और उन प्रॉपर्टीज को एज्यूम करके कुछ थ्योरम्स दी थी। उन थ्योरम्स को प्रूव करने में वो प्रॉपर्टीज यूज की थी। उन सर्टेन प्रॉपर्टीज को जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता या प्रूव करने की नीड नहीं है, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव और कॉमन सेंस है, दैट यूनिवर्सल ट्रूथ आर नोन एज एक्सियम्स और एक्सियम। तो यूक्लिड्स के एक्सियम का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको प्रूव नहीं करते, ऐसी स्टेटमेंट जो प्रूव्ड हैं ऑलरेडी, जो ट्रुथ हैं बिल्कुल। तो ये यूक्लिड ने दिए थे, तो ये बन गए यूक्लिड्स एक्सियम। तो अब हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स एक्सियम। तो यूक्लिड ने बहुत सारे एक्सियम दिए थे, अराउंड 25 के करीब, जो उसकी बुक में मिल जाएंगे आपको। हमें अपनी स्टडी के लिए ज्योमेट्री में कुछ
5-6 एक्सियम आपको ध्यान रखनी है, यूक्लिड के एक्सियम, और सीरियल नंबर में ही ध्यान रखने हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं तो आपको 7 एक्सियम नंबर वाइज ही ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट एक्सियम है, यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। एग्जाम्पल, फर्स्ट का एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू बी कॉमा ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू सी ले लो। अब ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो यहां लिखा है मैंने थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। देखो a इज इक्वल टू बी और यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं c इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, c इक्वल टू बी, एक ही बात है। तो देखो a और c, दीज टू थिंग्स, ये जो दो वैल्यूज हैं a और c, ये दोनों किसके इक्वल हैं? थिंग्स, दे आर इक्वल टू सेम थिंग। ये किसके इक्वल है? दोनों ही b के इक्वल है। देन वी कैन से a इक्वल टू c। तो यही हमारा एक्सियम कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर और वन अदर। तो ये कॉमन सेंस का है, इसको कॉमन सेंस से फील भी किया जा सकता है। ऐसा क्यों? मान लीजिए ए बी सी 3 भाई हैं, ए और बी की एज सेम है, बी और सी की एज सेम है। ए और बी दोनों की एज 20 ईयर्स है, सेम, ए की भी और बी की भी 20 ईयर्स है, बी और सी की एज भी 20 ईयर्स है। तो ए और सी की एज कितनी होगी? ऑब्वियसली 20 ईयर्स ही होगी। तो यही है, एक दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो पहला तीसरे के इक्वल होगा ही ऑब्वियसली। तो थिंग्स जो दो थिंग्स या दो से ज्यादा थिंग्स जो एक ही चीज के इक्वल है, तो वो सभी आपस में क्या हो जाती है? इक्वल। तो ये फर्स्ट का एग्जाम्पल था। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में क्या है? इक्वल थिंग्स एडेड टू इक्वल थिंग्स, if equal things added to equal things, then whole are also equal. If equals are added to equals, then wholes are also equal. Like a equal to b and c equal to d. So a and b are equal, c and d are equal. So if you add, then a plus c must be equal to b plus d. a में c ऐड करें और b में d ऐड करें तो स्टिल इनकी क्वांटिटी क्या होगी? इक्वल होगी। समझने के लिए अब 2 गिलास ले लो और उन दोनों ग्लास के अंदर इक्वल वाटर भरा हुआ है, इक्वल। अब आप क्या करते हो? दोनों गिलास में थोड़ा थोड़ा पानी और भर देते हो और जितना आप पानी दोनों गिलास में डाल रहे हो वो भी इक्वल है। तो दोनों में अब जो पानी होगा वो भी तो इक्वल ही होगा ऐड होने के बाद। तो वही बात हम यहां बता रहे हैं, स्टार्टिंग में इक्वल था और जितना डाला वो भी इक्वल है, तो जो टोटल अब होगा वो भी इक्वल ही होगा। तो थिंग्स इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल आर ऑल्सो इक्वल। थर्ड देखते हैं, इसका उल्टा है थर्ड सेकंड का। इफ इक्वल्स यानी इक्वल थिंग्स, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड from equals, then the remainder are also equal. Remainder are also equal, यानी जो क्वांटिटी बचेंगी वो क्वांटिटी भी इक्वल होगी। जैसे अब a में से c माइनस किया तो b में से d, तो ये भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब डालने की जगह निकाल लो, इक्वल वाटर निकालोगे अगर तो जो रिमेनिंग वाटर होगा वो भी इक्वल ही बचेगा। फोर्थ, थिंग्स विच कंसाइड, ये आपको नोट करने हैं, साथ साथ नोट कर लेना। विच कंसाइड विद, ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं, एज इट इज लिखे हुए हैं। विच कंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर, इक्वल टू वन अनदर। सो थिंग्स विच कंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर।
इसके लिए आपको एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इसी के ऊपर है, जब हम फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे तो इसको समझ लेंगे। अभी आप ऐसे समझ लो, अगर दो चीजें कंसाइड कर दें, थिंग्स विच कंसाइड विद ईच अदर, देन दे विल बी इक्वल टू वन अनदर, या कंसाइड विद सेम थिंग भी कह सकते हो, कंसाइड विद सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। दो चीजें अगर एक ही चीज से कंसाइड करें तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं। जैसे 5 + 4 एंड 3 + 6, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि इसका आंसर भी 9 है, इसका आंसर भी 9 है। तो ये थिंग और ये थिंग, ये दोनों थिंग एक ही थिंग के क्या आ गई, कंसाइड होगी, एक ही थिंग के इक्वल आ गई। कंसाइड मतलब सेम हो जाएंगी। थिंग्स जो सेम हो जाए एक ही चीज के, कंसाइड विद द सेम थिंग, दे आर इक्वल टू वन अदर। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। किसी भी क्वांटिटी का पोर्शन अगर हम ले लें तो वो इटसेल्फ क्वांटिटी से तो छोटा ही होगा, और क्वांटिटी कंप्लीट होल क्वांटिटी उसके पार्ट से हमेशा बड़ी होगी ऑब्वियसली। जैसे अगर मैं एक लाइन लेता हूं और ए बी उस लाइन का एक पार्ट है तो उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो डेफिनेटली होल इज लाइन, द लेंथ ऑफ लाइन इज ग्रेटर देन इट्स लाइन सेगमेंट, ग्रेटर देन इट्स पार्ट ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखते हैं, इफ equals are double, if equals are doubled then they are also equal, या डबल्स ऑफ इक्वल थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल, ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो अगर आप डबल की जगह आप मल्टीपल टाइम कितना भी कर लो तब भी वो इक्वल ही रहेगा। ए अगर बी के इक्वल है तो 2a 2b के इक्वल होगा ऑब्वियसली। और सेवंथ है हाफ्स ऑफ इक्वल थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर इक्वल थिंग्स है तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, आर ऑल्सो इक्वल। ये हो गए 7 एक्सियम जो आपको ध्यान रखने हैं, या ऐसा कहें याद कर लो, लाइन वाइज यूज होंगे ये, और क्वेश्चन में तो आएंगे ही आएंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि यूक्लिड ने कुछ टर्म्स को डिफाइन किया। यूक्लिड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन की बहुत सारी। एलिमेंट्स के नाम से बुक बनी थी, 13 पार्ट्स हुए उसके। फिर मैंने बताया आपको कि जो यूक्लिड ने ज्योमेट्री पर काम किया तो उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स डिफाइन की थी, जैसे लाइन, प्लेन, सरफेस, एरिया वगैरह। उसमें उन टर्म्स को पॉइंट, लाइन और सरफेस को अनडिफाइंड टर्म कहा, उसका रीज़न मैंने बताया आपको। फिर हमने किया यूक्लिड के एक्सियम, अब हम यूक्लिड के पोस्टुलेट करने जा रहे हैं। तो एक्सियम क्या थे, जो यूनिवर्सल ट्रूथ थे जिनको प्रूव नहीं करना था, और अब हम कर रहे हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट और एक्सियम ना जनरली सेम ही, एक ही बात है। पोस्टुलेट कहें या एक्सियम एक ही बात है, बट थोड़ा सा यूक्लिड ने इनको, मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इस चीज़ का है सिर्फ कि पोस्टुलेट कुछ स्पेसिफिक एक्सियम है, और जो एक्सियम थे वो जनरल ओवरऑल मैथमेटिक्स के लिए थे। एक्सियम किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, हर जगह। लेकिन पोस्टुलेट जो होते हैं ये जनरली ज्योमेट्री में अप्लाई होते हैं। दीज आर सर्टेन एक्सियम्स विच आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ये वो एक्सियम है जो स्पेशली ज्योमेट्री के लिए बने हुए हैं, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। तो इनको भी आपने, इनको पोस्टुलेट के नाम से कहते हैं। ये 5 है, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट है, यूक्लिड ने दिया था फर्स्ट पोस्टुलेट। अच्छा आप खुद सोचो, एक पॉइंट है, ये कॉमन सेंस है, इसको प्रूव नहीं किया जाता, दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ प्रूव्ड है। ये स्टेटमेंट अदर थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हेल्पफुल रहती है, इसलिए सर्टेन अजम्पशंस जो यूक्लिड ने ली थी उसको हम स्टडी कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कुछ थ्योरम्स, जैसे 6 चैप्टर के अंदर लाइन्स एंड एंगल में आप देखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसको प्रूव करेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को देखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम्स, और भी कुछ थ्योरम्स और भी हम देखेंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ली हमने, जो लाइन इस पॉइंट से पास करती है, ऐसी कितनी लाइन्स बन सकती हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि
एंड दीज ऑल दीज लाइंस आर कॉल्ड कॉनकरेंट लाइंस। ये सभी लाइंस को कॉनकरेंट कहते हैं जो एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं। तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, लेकिन अगर मैं पूछूं दो पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, तो यूक्लिड ने बताया था गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट, तो फिर एग्जिस्ट करेगी, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक, एक और सिर्फ एक, केवल एक, ओनली वन, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू देम, उनसे पास करती हुई, पासिंग थ्रू देम। तो सोचो हमें कहीं भी दो पॉइंट दिए हुए, यहां से यहां आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल, और फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। एक ही लाइन बनी, दो बनी, एक ही बनी, दो पॉइंट दिए हुए थे ए और बी, तो अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए तो एक यूनिक लाइन बनती है, तो उसको प्रूव नहीं किया जाएगा, पोस्टुलेट है, एक्सेप्टेड एज अ ट्रुथ। इंट्यूटिव है बहुत ज्यादा, सोचोगे तो आ जाएगा माइंड में। सेकंड कहा यूक्लिड पोस्टुलेट में, अ टर्मिनेटेड line can be produced infinitely। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड लाइन मतलब रुकी हुई लाइन, रुकी मतलब रुकी हुई नहीं होगा, बेसिकली लाइन सेगमेंट है। तो ए बी इज अ टर्मिनेटेड लाइन, इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो इनफाइनेटली इन बोथ डायरेक्शंस, ये कहना चाह रहा है सेकंड पोस्टुलेट। कर सकते हो ऑब्वियसली। थर्ड इज we can draw any circle by taking any center and radius। किसी भी पॉइंट को आप सेंटर ले लो और कितनी भी बड़ी रेडियस लेकर आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। दैट इज द फोर्थ पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट इज ऑल राइट एंगल्स आर, ऑल राइट एंगल्स आर सेम और इक्वल। जितने भी राइट एंगल है आपके पास वो इक्वल है। ये 90 डिग्री है, अब किसी ने अगर ये 90 डिग्री बनाया तो ये भी आपके पास इक्वल है। सभी राइट एंगल्स यहाँ आपस में इक्वल होते हैं। कई बार ना हम उसको, जैसे अब ये 90 डिग्री बन रहा है, अब मैं इसको ऐसे कर दूं, अभी भी है तो 90 डिग्री, बस देखने का जो है ना वो थोड़ा सा एंगल मैंने चेंज कर दिया, मतलब देखने का वे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट में आ गया, बट अभी भी एंगल तो उतना ही है। तो ऑल राइट एंगल्स कहीं भी किसी भी पोजीशन में रखी हो, पोजीशन चेंज कर दी, बेसिकली एंगल उतना ही है। तो 90 डिग्री, ऑल 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल्स आर सेम और इक्वल। और फिफ्थ पोस्टुलेट को प्लेफेयर्स एक्सियम भी कहते हैं। प्लेफेयर्स एक्सियम, फिफ्थ पोस्टुलेट को प्लेफेयर, PLAY, प्लेफेयर। जॉन प्लेफेयर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस एक्सियम को दिया था, जॉन प्लेफेयर ने। यूक्लिड ने भी डिफाइन किया था। तो जो फिफ्थ पोस्टुलेट है ये थोड़ा सा अलग से है और लेंथी सा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। और लास्ट पोस्टुलेट है, इसके बाद 5.1 और 5.2 दो ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। इतना आपको पढ़ना है, यूक्लिड्स के एक्सियम, पोस्टुलेट और कौन सी टर्म्स अनडिफाइंड थी, यूक्लिड की कुछ हिस्ट्री, विकिपीडिया पे सर्च कर लो, बेटर है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, प्लेन ज्योमेट्री, इसको हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। और एक नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री थी, स्फेरिकल ज्योमेट्री। सर्च करना अगर आपको टाइम मिले तो, जितना मैंने पढ़ाया उसे रिवाइज कर लेना। फिफ्थ पोस्टुलेट, इसमें क्या होता है, ये दो लाइंस ले ली हमने और एक लाइन ले ली ऐसे, जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो ट्रांसवर्सल लाइन होगी ना, ये जो दो लाइंस को कट करती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, दो अलग अलग पॉइंटों पर। एक लाइन L1, दूसरी लाइन, इस लाइन का नाम L रख लेते हैं, L, इसका M और इसका N। N इज अ लाइन विच फॉल्स ऑन टू लाइन्स L एंड M, मतलब N ट्रांसवर्सल है L और M की। अब एक साइड में इंटीरियर, ऐसा इंटीरियर, इसमें 8 एंगल बनेंगे टोटल।
1 2 3 4, 4 तो ये बन गए और 4 बाहर बनेंगे, 8 बन गए। जो अंदर बने उनको बोलते हैं इंटीरियर, जो बाहर बनेंगे उनको बोलते हैं एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ और सेम साइड की बात कर रहा हूँ। एक ही साइड पर इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? एक ही साइड पर अगर ये साइड लिया तो ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे। अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम करें, ऐड करें, और इनका सम ऐड करके 180 डिग्री से कम आया, 180 डिग्री से लेस आया, या 180 डिग्री से ज़्यादा आ गया, 180 नहीं आना चाहिए बस, अगर 180 से ज़्यादा या 180 से कम आ गया तो ये दोनों लाइनें, जब हम इन लाइनों को प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं आपस में जाकर क्या करेंगी? मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी। एक ही बात है। यही फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि अगर हम दो लाइन ले लें और फिर कोई एक लाइन उन दोनों लाइनों को कट कर रही है 2 पॉइंट पर, और कट करते टाइम वो लाइन इन दोनों लाइनों के साथ जो इंटीरियर एंगल एक ही साइड पर बना रही है उसका सम 180 डिग्री से कम आ रहा है या 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। इसको फिफ्थ पोस्टुलेट कहते हैं। और किस साइड इंटरसेक्ट करेंगी? उस साइड इंटरसेक्ट करेंगी जिस साइड जो एंगल का सम है वो 180 से कम आ रहा है। यहां पर 180 से कम आ रहा है तो इसी साइड एक्सटेंड करके मीट करेंगी, और उधर कम आ रहा होता तो उधर ही करेंगी उस साइड। अगर 180 आ रहा है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इन दैट केस लाइंस विल बी पैरेलल। तो फिफ्थ पोस्टुलेट के कॉन्ट्राडिक्शन से पैरेलल लाइंस का बर्थ हुआ। तो ऐसा एक क्वेश्चन भी है, क्या फिफ्थ पोस्टुलेट का फेल होना पैरेलल लाइंस का एग्जिस्टेंस को दिखाता है? द आंसर इज यस। अगर फिफ्थ पोस्टुलेट आप अप्लाई कर रहे हो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और फिफ्थ पोस्टुलेट आपका अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर उस केस में हमें ऐसी दो लाइनें मिल जाएंगी जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनफाइनाइटली दूर भी ले जाओ तब भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अभी फिफ्थ पोस्टुलेट को हम एक बार वर्ड्स में लिख लेते हैं, तो हम इसको इजी लैंग्वेज में लिखते हैं। इफ अ लाइन falling on two straight lines such that sum of the interior angles formed by that line with two lines यहां लिख लेना on the same side with two lines is less than 180 डिग्री या 2 राइट एंगल। बुक की लैंग्वेज में आपको मिलेगा 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल 180 डिग्री एक ही बात है। लेस देन 2 राइट एंगल, देन द 2 लाइन्स will meet each other when produce indefinitely, infinitely लिख सकते हैं, on that side where the sum of angles is less than 2 राइट एंगल्स। तो मैंने कोई रट्टा नहीं लगा रखा, अंडरस्टैंडिंग अगर करोगे तो अपने आप ही एक फ्लुएंट मैनर में आपको सब याद भी हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको डायग्राम से पहले समझाया था। देखो पढ़ो, इसी को मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे याद कर पाओगे इसको। इफ अ लाइन, यहाँ पर ये जो लाइन की बात हो रही है, ये इस लाइन की बात हो रही है, ट्रांसवर्सल लाइन की बात हो रही है। इफ अ लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, अब वो 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, ये मैं ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं वो 2 स्ट्रेट लाइंस। एक ये स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन L M, और ये लाइन है N लाइन फॉल्स ऑन द 2 स्ट्रेट लाइंस L एंड M। यहां तक क्लियर? सच दैट
नाउ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पर बना रही है उसका सम कौन बना रही है, फॉर्म्ड बाय दैट लाइन, मतलब ये वाली लाइन किसके साथ बना रही है, विद टू लाइंस, इन दोनों लाइनों के साथ, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, सेम साइड पर हैं, एन लाइन बना रही है, एलोरेन के साथ बना रही है, एलोरैम के साथ, इज मतलब इंटीरियर एंगल द सेम साइड फॉर्म्ड बाय दैट लाइन विद टू लाइंस इज, क्या होना चाहिए उनका, इज सम के बारे में बात करें, उनका सम 2 राइट एंगल से कम है, यानी 1 और 2 एंगल को अगर प्लस कर लें 180 डिग्री से वैल्यू कम आ रही है, तो क्या होगा, देन द टू लाइन्स विल मीट ईच अदर, तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट करेंगी, कब मीट करेंगी, जब हम उनको प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इनफाइनाइटली उसी साइड पर जहां पर दोनों एंगल का सम 180 से कम था, यहां पर 180 से कम था, अगर आप ये ब्लैक कलर वाले से जो मैंने लाइंस बनाई हैं इनको आप एक्सटेंड कर दोगे तो ये देखो ये आपस में मीट कर गई, और यही हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ये था, तो इसको, ये 2 लाइंस थी, तो इसको अगर आप एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो तो मीट कर जाएंगी, और यहाँ पर उनका सम 180 से कम होगा। तो दैट वाज चैप्टर नंबर 5, ये सारा इसका कंसेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।